प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10th हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य की शुद्धि प्रकरण में अंतिम विषय विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियों पर विवेचन कर रहे हैं। इससे पूर्व वीडियो में हमने कुछ विराम चिन्हों का अध्ययन किया। पुनः एक बार प्रारंभ से ही इसको बदलाया जा रहा है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वक्ता जब किसी वाक्य या शब्द को या शब्दांश को बोलते समय जहाँ कुछ समय के लिए ठहरता है, रुकता है, उसे विराम कहते हैं। भाषा में या लिखित भाषा में जहाँ पर वक्ता रुकता है उस स्थान पर किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। विराम चिन्ह के प्रयोग किए बिना हमें शब्द के अर्थ को या वाक्य के अर्थ को समझने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो विराम चिन्ह के माध्यम से उस वाक्य का या शब्द का या वाक्यांश का वास्तविक अर्थ निश्चित भाव सहज रूप से समझ में आ जाता है। इसलिए विराम चिन्हों का ज्ञान साहित्य में परम आवश्यक है। हमने पूर्व के वीडियो में कुछ विराम चिन्हों का अध्ययन किया, जिनमें से पहला था कॉमा। इस चिन्ह को कॉमा कहा जाता है। हिंदी में इसे अल्प विराम के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वक्ता या वाक्य को कहने वाला जहाँ थोड़ा रुके, जहाँ अल्प समय के लिए ठहरे, वहाँ पर इस चिन्ह का या कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम श्याम, दोनों के बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर राम के बाद में कॉमा लगा, तो यहाँ पर वक्ता कुछ समय के लिए ठहरा, अल्प समय के लिए। जैसे राम श्याम और मोहन गए, तो राम और श्याम के उच्चारण में थोड़ा सा विराम है। उस विराम को दर्शाने के लिए यहाँ पर राम के बाद में हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ा। दूसरा है ऊपर एक बिंदु और नीचे एक कॉमा। इस चिन्ह को अंग्रेजी में सेमीकोलन कहते हैं तथा हिंदी में इसे अर्धविराम के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो बड़े बड़े स्वतंत्र वाक्यांशों को अलग करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह संसार बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है और आगे लिखा है इसकी मीमांसा करना बड़ा कठिन है। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं। पहला हुआ यह संसार बड़ा विचित्र है, दूसरा हुआ इसकी मीमांसा करना बड़ा कठिन है। तो इन दोनों वाक्यांशों को अलग अलग दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस प्रथम वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लेकिन ध्यातव्य, नोट, विशेष बात, वर्तमान में हिंदी के अंतर्गत इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चिन्ह के स्थान पर इस कॉमा का प्रयोग ही प्रचलन में है। आगे देखते हैं तीसरा,
इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? इस चिन्ह को अंग्रेजी में कॉलन एंड डैश कहते हैं तथा हिंदी में इसे विवरण चिन्ह या निर्देशक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इस चिन्ह का प्रयोग उस समय होता है जब किसी वाक्य के आगे कई बातें क्रम से लिखी जाती हैं। जहाँ पर किसी वाक्य के आगे कई बातें क्रम से लिखी जाएं, वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे निम्न की परिभाषा लिखो। अब इस वाक्य के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है और आगे कई बातें क्रम से ली गई, क में संज्ञा, ख में सर्वनाम और ग में विशेषण। तो यहाँ पर देखिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है कि वर्तमान में कॉलन एंड डैश के स्थान पर केवल डैश का ही प्रयोग प्रचलन में है। इस पूर्ण चिन्ह के स्थान पर केवल डैश लगा सकते हैं और यही प्रचलन में लागू है। अगला चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में नोट ऑफ इंटरोगेशन कहा जाता है तथा हिंदी में इसे प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसका प्रयोग प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में जहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, उस विराम चिन्ह के स्थान पर इस चिन्ह को लगा दिया जाता है। जैसे राम क्या खाता है, यहाँ पर क्या लगाने से वाक्य प्रश्न बन गया, तो प्रश्न सूचक वाक्य बनने के कारण यहाँ पर पूर्ण विराम के स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, हिंदी में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इस चिन्ह को अंग्रेजी में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन तथा हिंदी में इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो विस्मयादि सूचक वाक्यों या शब्दों के अंत में। पहली चीज, विस्मयादि सूचक वाक्य या शब्द के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है या संबोधन कारक की संज्ञा के अंत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम मर गया, ये पूरा वाक्य है और इसमें वाक्य के अंत में राम मर गया, पूरे वाक्य के बाद में ही इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर हे राम, तो ये वाक्य कैसा हुआ? विस्मयादि बोधक, अचानक मर गया, राम मर गया। इस चिन्ह को लगाने से आश्चर्य हुआ। और हे राम मेरी रक्षा करो, यहाँ पर संबोधन की संज्ञा है राम, तो यहाँ पर भी इसका प्रयोग किया गया है। तो विस्मयादि सूचक वाक्य या शब्दों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है या संबोधन कारक की संज्ञा के अंत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे छठवां, ये चिन्ह है 66 इधर 99, संकेत हैं ये समझाने के लिए। तो इस चिन्ह को अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमा या कोटेशन मार्क कहते हैं। हिंदी में इसे उल्टा विराम, युगल पास या उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग उन वाक्यों के आदि और अंत में किया जाता है जो दूसरे लोगों के कथन से उद्धृत होते हैं। अर्थात यदि हम किसी वाक्य का वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं, किसी रचना में प्रयोग करने जा रहे हैं और किसी दूसरे विद्वान के कथन को ज्यों की त्यों प्रयुक्त करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, युगल पास का या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी विद्वान ने कहा कि, अब उसने क्या कहा? परोपकाराय सताम विभूतय, इस बात को कहा, इस बात को हम अपने कथन में प्रयुक्त कर रहे हैं ज्यों की त्यों, जैसा उन्होंने कहा। तो जब ज्यों की त्यों किसी कथन को
हम अपने वाक्यों में प्रयुक्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में इस चिन्ह का प्रयोग आदि में और अंत में, आदि मीन्स प्रारंभ में और उसके अंत में लगा दिया जाता है। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके थे। अब आगे 7वां, इस चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी में इसे हाइफन कहते हैं तथा हिंदी में इसे सामासिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जहां पर दो या दो से अधिक पदों में सामासिक कार्य होता है वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम श्याम, राम और श्याम ने लिख करके हमने बीच में डैश लगा दिया, अर्थात सामासिक चिन्ह लगा दिया, हाइफन लगा दिया, तो यहां पर ये पद कैसा बन गया? सामासिक पद बन गया। बन हित कोल किरात किशोरी, यहाँ पर बन हित कोल किरात सबके बीच में हाइफन लगा हुआ है, अर्थात सामासिक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये जो चिन्ह है ये पद को सामासिक पद निर्मित करता है। अगला जो चिन्ह है इस चिन्ह को हंस पद चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जब वाक्य रचना करते समय यदि गलती से कोई शब्द छूट जाता है तो उस शब्द को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और उसके ऊपर छूटे हुए शब्द को लिख दिया जाता है। जैसे राम पीता है, या गलती से छूट गया पानी, तो इसको दर्शाने के लिए बीच में ये चिन्ह लगा देंगे, ऊपर जो छूट गया उस शब्द को लिख देंगे। जैसे राम, ये चिन्ह लगा दिया और पीता है और इस चिन्ह के ऊपर लिख दिया पानी, राम पानी पीता है। तो हंस पद चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जहाँ कोई शब्द गलती से छूट जाता है तो उस छूटे हुए शब्द को उस स्थान पर लगा दिया जाता है जहाँ वो शब्द छूटा है और उसके स्थान पर इस हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है 9वां, इस चिन्ह को कहते हैं कोष्ठक। इस चिन्ह का प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है, कहां कहां पर होता है? तो देखिए इसका प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। पहला है विषय विभाग में क्रम सूचक अक्षर या अंकों के साथ। यदि विषयों का विभाजन किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में क्रम सूचक जो अक्षर हैं या अंक हैं उनके लिए इस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे विषय का विभाजन कर दिया हमने संज्ञा सर्वनाम, तो यहाँ पर संज्ञा दर्शाने के लिए हमने क्या डाल दिया? अक्षर में अक्षर को कोष्ठक अंदर बंद कर दिया। उसी प्रकार खे, इनके स्थान पर हम अंकों का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक को भी कोष्ठक में लिख दिया, दो को भी कोष्ठक में लिख दिया। तो कोष्ठक लगाने की पहली स्थिति कौन सी होती है? विषय विभाग में, जहाँ पर हम विषयों का विभाजन करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्रम सूचक अक्षर या सब अंकों के साथ में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अर्थ स्पष्ट करने के लिए पर्यायवाची समानार्थी शब्दों के साथ भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य रचना में कोई पद क्लिष्ट आ जाता है, कठिन आ जाता है, तो उसके अर्थ को सरल बनाने के लिए यदि हम उसका पर्यायवाची लिखना चाहें तो उसको भी इस कोष्ठक के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। जैसे व्यक्ति और समष्टि में समाज की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अब यहाँ पर व्यक्ति और समष्टि, समष्टि का अर्थ क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको सरल बनाने के लिए इसका समानार्थक पद हमने लिख दिया समाज।
तो इस समानार्थक पद को प्रकट करने के लिए इस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। तीसरी स्थिति कौन सी है जहां पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है? तो नाटकों में अभिनय करने के लिए। नाटक में जब अभिनय करते हैं तो किसी विशेष स्थिति को दर्शाने के लिए भी इस कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा नाटक कर रही है, अभिनय कर रही है और वो अपना नाटक प्रस्तुत कर रही, बोल रही है, तो उस स्थिति को दर्शाया गया। यहाँ पर देखिए, राधा हाय, ये क्या हुआ, कैसे बोली? दीर्घ श्वास लेकर, लंबी श्वास लेकर, उसकी स्थिति ऐसी, दशा ऐसी थी। तो यहाँ पर राधा दीर्घ श्वास लेकर अभिनय की इस स्थिति को दर्शाने के लिए इसको किसमें बंद कर दिया? कोष्टक में। क्या बोली? हाय, ये क्या हुआ। तो नाटकों में अभिनय करने के लिए भी जहाँ पर कोई विशिष्ट स्थिति को दर्शाया जाता है वहाँ पर भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 10वां है, ये जो चिन्ह है इसको कहते हैं लाघव चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी प्रसिद्ध शब्द को पूरा न लिख करके उसके प्रथम अक्षर के बाद इस चिन्ह को लगा दिया जाता है। जैसे नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसको यदि हम संक्षेप में लिखें तो प्रथम अक्षर से ले लिया, नागरी से न, प्रचारणी से प्र, सभा से सर, अंतिम पूरा पद आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी प्रसिद्ध शब्द को पूरा न लिख करके उसे प्रथम अक्षर के बाद में इस चिन्ह को लगा दिया जाता है। जैसे नागरी प्रचारणी सभा काशी को संक्षेप में लिख देंगे न, प्र, श, काशी, और इस चिन्ह को लगाते चले जाएंगे। 11वां है ये चिन्ह। इस चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? इसे पुनरुक्ति बोध चिन्ह कहते हैं। यदि किसी ऊपर कही गई बात को या शब्द को उसके ठीक नीचे दूसरी पंक्ति में ज्यों की त्यों लिखा जाता है या उसे ज्यों की त्यों दोहराया जाता है, वहाँ पर इस पुनरुक्ति बोध चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे चूंकि 10 आदमियों की एक दिन की मजदूरी है 20 रुपये, इसलिए एक दिन की, तो यहाँ पर इस पंक्ति को ज्यों की त्यों दोहराएंगे तो इसके नीचे इस चिन्ह को लगा देंगे। इस पंक्ति को पूरा नहीं लिखना है, केवल इस चिन्ह को लगा देंगे, अर्थात ऊपर जो बात कही गई है वही बात नीचे कही जा रही है। तो जहाँ पर किसी बात को ज्यों की त्यों दोहराया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस पुनरुक्ति बोध चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति, पुनः प्रसुक्ति, जो बात बार बार कही गई है, दोहराई गई है, वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 12वां है ब्राह्म। एक डंडा जो खींचते हैं इसको क्या कहते हैं? इसे ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। वाक्य जहाँ पर समाप्त होता है उसके बाद में इस ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम गलती से इसे पूर्ण विराम बोलते हैं। पूर्ण विराम अलग है, ब्राह्म अलग है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य पूरा होगा तो इसके बाद हमने क्या लगाया? ब्राह्म चिन्ह लगा दिया। तो वाक्य के अंत में ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम का कहाँ पर होता है? पूर्ण विराम जहाँ पर 2 डंडे होते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो इस चिन्ह का नाम क्या है? पूर्ण विराम। आशय या भाव समाप्त होने पर इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत
बोले राम सकोप तब भय बिन होने प्रीत। देखिए, विनय मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, यहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया है? ब्राह्म चिन्ह का। अर्थात वाक्य के अंत में यहां पर एक वाक्य पूरा हो गया। विनय ने माना जलद जड़, मूर्ख समुद्र ब्रह्मता को नहीं मान रहा है, विनती स्वीकार नहीं कर रहा है। 3 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन व्यतीत हो गए, फिर भी मूर्ख समुद्र विनम्रता को स्वीकार नहीं कर रहा, विनती स्वीकार नहीं कर रहा है। वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया गया है। लेकिन आशय जहां पर समाप्त होता है, भाव जहां पर समाप्त होता है, वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहां पर किया गया है। बोले राम सकोप तब, भगवान राम ने क्या कहा? 3 दिन हो गए, लेकिन यह मूर्ख सागर विनती नहीं सुन रहा। तब भगवान श्री राम बोले सकोप, क्रोधित होकर के बोले कि भय बिन होने प्रीत, बिना भय के कोई प्रीत नहीं करता। तो यहां पर आ से समाप्त हुआ, इसलिए यहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर ध्यान में रखने की बात यह है कि पूर्ण विराम वहां पर प्रयुक्त होता है जहां पर कहने का भाव या आ से समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं 14वां, जिसको हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, इसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग समानता दिखाने के लिए 2 बराबर वस्तुओं के बीच में लगाया जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, यहां पर असमान और यहां पर असमान, दोनों के स्थान पर क्या हुआ? आ, तब क्या बन गया? विद्यालय। तो इस चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जहां 2 बराबर वस्तुओं के मध्य समानता दिखलाई जाती है। 2 + 2 = 4, इसमें उसमें समानता हो गई, इन दोनों में समानता हो गई। तो जहां पर समानता प्रकट की जाती है वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब 15वां, प्लस का चिन्ह लगा करके पहले डैश और बाद में भी डैश, इस प्रकार के चिन्ह को क्या कहते हैं? यह चिन्ह किस नाम से जाना जाता है? इस चिन्ह को समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। किसी लेख, अध्याय, परिच्छेद, पुस्तक आदि के समापन पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको एक कारक पढ़ाई और इस विषय को समाप्त करना है, तो अंत में हम क्या लिखेंगे? इस प्रकार आज हमने कारक संबंधी अशुद्धियों का पूर्ण अध्ययन प्राप्त किया। इस प्रकार हमने लेख की समाप्ति यहां पर कर दी, तो अंत में इस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है, किसी लेख, अध्याय, परिच्छेद या पुस्तक का जब लेखन किया जाता है, तो जब उसका समापन किया जाता है तो उस समाप्ति पर
इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आज हमारा ये कारक संबंधी प्रकरण यहाँ पर पूर्ण होता है। लेकिन इस अशुद्धियों के अंतर्गत एक चीज़ का थोड़ा सा और ज्ञान आपको देना चाहूँगा। अन्विति एवं पदक्रम संबंधी अशुद्धियों के विषय में, इसको आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है। अन्विति किसे कहते हैं? अन्वय को। जहाँ वाक्य में शब्दों के लिंग, वचन, कारक आदि में पार्श्विक संबंध दर्शाया जाता है, उसे हम अन्विति कहते हैं। तो पदक्रम क्या है? पद को क्रम के अनुसार लिखना ही पदक्रम है। वहाँ पर भी हम अशुद्धियाँ करते हैं। और हिंदी के अंतर्गत पदक्रम क्या है? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। कर्ता, कर्म प्लस क्रिया, ये क्रम है। ये क्रम हमें विशिष्ट रूप से ध्यान में रखना है। अब मैं कुछ वाक्य दे रहा हूँ, आपको उसके माध्यम से समझने का प्रयास करना है। जैसे नृत्य करने में बड़ी कुशल है मीरा। ये वाक्य दे दिया, इसको शुद्ध करना है तो किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्रम है वो क्रम ठीक नहीं है। यहाँ पर कर्ता कहाँ पर आ रहा है? पीछे। तो ये कहाँ आएगा? क्रम के अनुसार मीरा। कर्ता पहले लाएंगे, उसके बाद में क्या लेंगे? कर्म। कर्म क्या है यहाँ पर? नृत्य करना। तो मीरा नृत्य करने में, अब अंत में आ जाएगा बड़ी कुशल है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, प्रभा को टमाटर, प्रभा को काट कर टमाटर खिलाओ। देखिए, ये वाक्य कैसा है? शुद्ध है या अशुद्ध है? प्रभा को काट कर टमाटर खिलाओ। वाक्य का क्रम शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहले कर्ता प्रभा को करता है, उसके बाद कर्म आना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? काट कर। प्रभा को काट कर। किसको काटा जा रहा है? यहाँ पर प्रभा को। और कर्म आ रहा है उसके बाद में टमाटर, तो क्रम ठीक नहीं है। इसलिए इस क्रम को ठीक करना है, तब ये वाक्य शुद्ध हो पाएगा। तो वाक्य होगा प्रभा को टमाटर काट कर खिलाओ। तो यहां पर इस अशुद्ध वाक्य का शुद्धिकरण होगा प्रभा को टमाटर काट कर खिलाओ। तो इस प्रकार हम अन्विति एवं पदक्रम संबंधी अशुद्धियों का भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें पदक्रम का ज्ञान परम आवश्यक है। तो आज आपका ये वाक्य शुद्धि प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।